हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास। और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो भी अभी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर जिन्होंने नर्सिंग कर चुके हैं, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे हैं, क्या है कि मिडवाइफरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जी हाँ, इसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉप MCQs लेकर आई हूँ मिडवाइफरी का, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, होने वाला है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। और ये हम खास करके NHM वैकेंसी, जो अभी NM की 5,000 समथिंग वैकेंसी आई है, उसके लिए मैं स्पेशली लेकर आई हूँ। ठीक है, ये वीडियो को तो कंप्लीट बने रहिएगा इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद फिर लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। और मैं एक रिक्वेस्ट आप लोग से और करना चाहूँगी, जो भी ये वीडियो को देख रहे होंगे, कि आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हाँ, इतने सारे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा। और अगर एक बार वीडियो में जो भी क्वेश्चंस अगर याद ना हो, तो वो दोबारा तिबारा आप रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको वो याद हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूणीय रक्त परिसंचरण में सहायक कुल कितने संरचनाएं होती है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भ्रूणीय रक्त परिसंचरण में सहायक कुल कितनी संरचनाएं होती है? जी हाँ, जो हमारा फीटल सर्कुलेशन है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन है, जो उसमें कितनी क्या करती है, संरचनाएं हेल्प करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आंसर होगा 5। ठीक है, इसमें क्या आंसर होगा, 5। कौन कौन है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं इसका आंसर आप लोग को बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण में से प्लासेंटा तक डीऑक्सीजनेटेड युक्त रक्त कौन ले जाता है? जी हाँ, जो हमारे भ्रूण होते हैं, फीटस जो होते हैं हमारे, उनसे क्या होता है, प्लासेंटा से तक रक्त कौन लेके जाता है? ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है ऑक्सीजन रहित। ठीक है, ऑक्सीजन रहित ब्लड। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो वो कौन होता है, अम्लाइकल आर्टरी होती है, वो क्या करती है, हमारा लेकर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्लासेंटा से भ्रूण तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन लाता है? प्लासेंटा से जो भ्रूण तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन लाता है? प्लासेंटा से। अब क्या बोल रहा है कि प्लासेंटा से, जी हाँ, क्या है, प्लासेंटा है, उससे क्या करती है कि भ्रूण तक कौन लेके जाता है ब्लड को? ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड कौन लेके जाता है? तो नाभि शिरा, जी हाँ, जिसको हम लोग अम्लाइकल वेन भी बोलते हैं, अम्बिलाइकल वेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्लासेंटा से क्या करता है, भ्रूण तक ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको ले जाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन है आपका, रक्त सीधे दाएं अलिंद से बाएं अलिंद की ओर कौन प्रवाहित करता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रक्त सीधे दाएं अलिंद से बाएं अलिंद में कौन प्रवाहित करता है। और ये कितने सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ये मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। हर एक स्टेट में, हर एक एग्ज़ाम में, नर्सिंग के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो बताइए, इसका आंसर कीजिए। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है, हमारा फोरामेन ओवल क्या करता है, जो हमारा, जैसे ये मान लो हमारा हार्ट है। ठीक है, 4 चैम्बर होता है, तो ये हमारा राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, तो जो हमारा राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम के यहाँ क्या होता है, हमारा फोरामेन ओवल होता है, जो कि क्या करता है कि जो ब्लड होता है, उसको राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम की ओर ले जाने का काम करता है। इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ एक्सप्लेनेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो जी हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन है, पल्मोनरी धमनी और महाधमनी में कौन जोड़ता है? जी हाँ, पल्मोनरी धमनी जो होती है, उसको महाधमनी से, अयोटा से कौन जोड़ने का काम करता है? तो इस तरीके से जो आपका संरचना होता है। ठीक है, इधर आपका क्या होता है,
लीवर के द्वारा बाईपास होता है, ठीक है। ये आपका प्लासेंटा हो गया, जो इस तरीके से क्या करता है, करने का काम करता है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी होता है, यहाँ बोल रहा है पल्मोनरी आर्टरी, तो जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी होता है, जो कि क्या होता है, लगा हुआ होता है, वह अयोटा से कौन जोड़ने का काम करता है उसको, ठीक है। तो इसको कौन जोड़ने का काम करता है, डक्टस आर्टरियोसिस। जी हाँ, डक्टस आर्टरियोसिस क्या करता है कि आपको इस दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है, पर क्वेश्चन आपका यही रहेगा और सही आपका आंसर भी यही होगा, ठीक है, कि आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट उठा कर ये क्वेश्चन आप में डाल सकता है, ठीक है। पल्मोनरी धमनी और महाधमनी अयोटा को कौन जोड़ता है, ठीक है। तो आपका होगा आंसर क्या होगा, डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फीटल सर्कुलेशन में रक्त प्रवाह मुख्य रूप से कौन होता है, ठीक है, कैसे होता है, सॉरी, फीटल सर्कुलेशन में रक्त प्रवाह मुख्य रूप से कैसे होता है। फीटल जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, जो हमारा हार्ट से बच्चे का जो फीटल सर्कुलेशन होता है प्लासेंटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये किसके मुख्य रूप से किससे कैसे होता है, तो ये कैसे होता है, तो राइट टू लेफ्ट होता है ना, कि जैसे कि हम लोग देखें क्या होता है, जो भी सर्कुलेशन है वो राइट से शुरू होता है और लेफ्ट में होता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट होता है, राइट से लेफ्ट की ओर होता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, फेफड़े को फैलने के बाद सबसे पहले कौन सी संरचना बंद होती है। जी हाँ, फेफड़े के फैलने के बाद जब बच्चा सांस लेना शुरू करता है तो सबसे पहले कौन सी संरचना बंद होती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई कर लीजिए, और ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन उठा करके एग्ज़ाम में मिल सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आइए देखते हैं। इसका आंसर होगा फोरामेन ओवल। जी हाँ, फोरामेन ओवल क्या करता है कि फेफड़े के फैलने के बाद तुरंत क्या करता है, सबसे पहले बंद हो जाता है, फोरामेन ओवल तुरंत बंद हो जाता है, ठीक है, सबसे पहले संरचना बंद हो जाती है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ये बंद होती है, ठीक है। हाँ, इसको बंद होने में टाइम लग सकता है, लेकिन सबसे पहले ये बंद हो जाती है, क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है फोरामेन ओवल। तो जैसे ही राइट से लेफ्ट में अब जैसे ही सांस लेने लगे तो ये बंद हो जाती है। बंद होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अपना ये फंक्शन जो होता है वह करना बंद कर देती है, ठीक है, ताकि क्या हो, प्रॉपर हार्ट ब्लड सर्कुलेशन होते रहे हार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी रक्त वाहिका मिश्रित रक्त ऑक्सीजन युक्त प्लस रहित ले जाती है ना। तो कौन सी रक्त वाहिका है, मतलब कौन सा ब्लड वेसल्स है जो मिश्रित रक्त ले जाती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड भी ले जाती है और ऑक्सीजन युक्त और रहित, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ले जाती है ना, डीऑक्सीजनेटेड दोनों ले जाती है, ठीक है। तो ये कौन ले जाती है, तो ये होगा इन्फीरियर वेना कवा। जी हाँ, इन्फीरियर वेना कवा जो है वो हमारा क्या करता है कि दोनों ले जाने का काम करती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, इधर से ऐसे संटिंग करने का काम करती है, ठीक है, इन्फीरियर वेना कवा से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाभि धमनी का अवरुद्ध हो जाना कितने महीने में होता है। नाभि धमनी का जो अवरुद्ध हो जाना होता है वो कितने महीने में होता है, तो ये होता है हमारे 2 से 3 महीने में। नाभि धमनी मतलब अम्लाइकल आर्टरी जो होती है वो कब तक बंद हो जाती है, ठीक है, कब तक अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है, तो ये 2 से 3 महीने में होती है, ठीक है, 2 से 3 महीने से पहले ही हो जाती है। मतलब अम्लाइकल आर्टरी क्या होती है, लगभग 2 से 3 महीने से पहले ही बंद हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभि शिरा का अवरुद्ध हो जाने के बाद यह किस चीज़ में बदलती है, किस में बदल जाती है, किस में बदल जाती है, ठीक है, नाभि शिरा का अवरुद्ध हो जाने के बाद यह किस में बदल जाती है। तो जो हमारा अम्लाइकल वेन है, सॉरी अम्लाइकल जो वेन होता है, ठीक है, अम्लाइकल वेन वो किस में बदल जाती है। तो ये भी काफ़ी VVI इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, है ना। तो ये बहुत VVI आपके लिए हो सकता है, VVI बहुत हो सकता है। तो ये किस में बदलती है, लिगामेंट टेरेस में। जी हाँ, जो आपका अम्लाइकल वेन होता है ना, अम्लाइकल वेन जो होता है वो किस में बदलती है, तो अम्लाइकल वेन लिगामेंटस टेरेस में बदल जाती है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, डायरेक्ट आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डक्टस आर्टरियोसिस कब अवरुद्ध होती है। जी हाँ, डक्टस आर्टरियोसिस जो होती है वो कब अवरुद्ध होती है, तो डक्टस आर्टरियोसिस हमारा कब अवरुद्ध होती है, ये हमारा 2-3 महीने बाद होता है, ठीक है, जो हमारा डक्टस आर्टरियोसिस होती है। एक आर्टरी एक वेन, तो मैंने वेन को बनाया कि 2 से 3 महीने के अंदर ही हो जाती है, लेकिन जो ये हमारा डक्टस आर्टरियोसिस तो 2-3 महीने के बाद होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
डक्टस आर्टरोसिस का अवरुद्ध हो जाने के बाद किस चीज़ में बदलता है? तो जब डक्टस आर्टरोसिस जब अवरुद्ध होता है, अवरुद्ध होने का मतलब क्या है? बंद होना, ठीक है। तो जब ये बंद होता है डक्टस आर्टरोसिस, तो ये किस चीज़ में बदल जाता है, किस में बदल जाता है? तो ये किस में बदल जाता है? तो आइए देखते हैं। लिगामेंटम आर्टरियोसम, ठीक है, लिगामेंटम आर्टरियोसस में। और ये भी काफ़ी भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं जो भी क्वेश्चन आज लेकर आई हूँ ये क्या है? फीटल सर्कुलेशन का है, और इसमें सारा क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप मिस करो, स्किप करो, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोरामेन ओवेल का अवरुद्ध हो जाना किस चीज़ में बदल जाता है? ठीक है, जब फोरामेन ओवेल होता है, वो बताए यहाँ फोरामेन ओवेल होता है, ठीक है। तो यहाँ जो फोरामेन ओवेल होता है वो भी बंद होता है, ठीक है, वो भी अवरुद्ध होता है। तो वो किस चीज़ में बदलता है? तो आइए देखते हैं वो किस में बदलता है। फोसा ओविलीज, जी हाँ, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सवाल आपका रह सकता है एग्जाम में कि वह किस चीज़ में बदलता है। तो वो फोसा ओवेलीज में बदल जाता है, फोसा ओवेलीज, ठीक है। मैं आप लोग के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख करके लेकर आती हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा मेहनत तो मेरे लिए कर ही सकते हैं, है ना, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, फोरामेन ओवेल का अवरुद्ध कितने महीने बाद होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोरामेन ओवेल का अवरुद्ध कितने महीने बाद होता है? जो फोरामेन ओवेल होता है उसका अवरुद्ध होना कितने महीने बाद होता है? जो फोरामेन ओवेल होता है वो बंद हो जाती है, जैसे हम लोग देखा था क्या है, तुरंत बंद हो जाती है, लेकिन इसको कंप्लीट रूप से बंद होने में टाइम लगता है। क्या होता है, कंप्लीट रूप से ये तुरंत, अब जैसे कि घाव हुई है तो वो ठीक तो हो जाती है, लेकिन उसको भरने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसी तरीके से क्या है कि फोरामेन ओवेल जो होता है वो बंद तो हो जाता है, लेकिन कंप्लीट रूप से एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनने में उसको कितना मंथ लग जाता है? तो जी हाँ, उसको 12 महीने या 1 साल लग जाता है टोटल। ये भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हम बोले तो कि यहाँ पे जितने क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डक्टस वेनोसिस का अवरुद्ध होकर किस में बदल जाता है? डक्टस वेनोसिस जो होता है वो अवरुद्ध होकर किस में बदलता है? तो जैसा कि 3 स्ट्रक्चर देखे थे, डक्टस वेनोसिस था, डक्टस आर्टरोसिस था, फोरामेन ओवेल था ना। तो ये 3 का तो हम लोग पढ़ लिया, अब इसमें भी देख लेते हैं डक्टस वेनोसिस का अवरुद्ध होकर किस में बदल जाता है। तो ये किस में बदलता है? हमारा लिगामेंटस वेनोसम, है ना, वेनोसम में। और इसको याद रखना काफ़ी ईजी है, क्योंकि देखिए डक्टस वेनोसस, यहाँ भी क्या है, वेनोसम है। तो बस यहाँ आपको लिगामेंटम याद रखना है, क्योंकि लिगामेंट से आपको लिगामेंटम भी याद रहेगा, है ना। तो इसलिए इसको याद रखना इजी है। उसमें क्या था, डक्टस आर्टरियोसिस था, तो उसमें क्या था, लिगामेंटम आर्टरियोसम था, है ना। तो उसको भी याद रखना काफ़ी इजी था। तो इस तरीके से आप क्या याद रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फोसा ओवेलीज भी बहुत इजी है, ये भी कुछ है नहीं इसमें। फोसा ओवेलीज को कैसे याद रखेंगे? एफ से फोरामेन, एफ से फोसा, है ना। इसमें भी एफ ओ आ रहा है, इसमें भी एफ ओ आ रहा है, बस इसको फोरा से फोसा कर देना है। ओवेली है ही, बस इसको आई एस लगा देना, ओवेलीज कर देना, है ना। तो ये भी इजी है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, 1-2 बार पढ़ने की ज़रूरत है, बस आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। डक्टस वेनोसिस अवरुद्ध होकर क्या बनता है? लिगामेंटस वेनोसम बनता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कुछ क्वेश्चंस आपको फीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और इसमें मैं आज 15 क्वेश्चंस ही लेकर आई, क्योंकि इसमें इस टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आपके लिए। इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आ पाई, क्योंकि क्या है, ये टॉपिक वाइज मैं लेकर के आ रही हूँ, तो ये आपके लिए भी ईजी होगा पढ़ना और मेरे लिए भी ईजी होगा, है ना। फिर इसमें मैं दूसरा टॉपिक ऐड नहीं करना चाहती थी, तो अगला टॉपिक का मैं अगली बार ज़रूर लेकर आऊँगी फिर से वीडियो। तो थैंक यू सो मच कंप्लीट वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ टोटल, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप लोग कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपका वीडियो को ला सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच कंप्लीट वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।